गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी के स्रोत में पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री और अभिलेखीय स्रोत जो कौन कौन से थे, कौन कौन से राजाओं के ये थे। साहित्यिक में राजशेखर पढ़ेंगे, महेंद्रपाल में भूगोल का वर्णन कहाँ आया हुआ, अल-मसूदी सुलेमान अरबी यात्रियों का भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार का बेस बना लेते हैं, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों से पहले कौन सा वंश था और गुर्जर प्रतिहारों के बाद भी कौन सा वंश होगा, और ये आप डिटेल से देखोगे ना, ये पूरा का पूरा ये किसके सामंत थे, ये किसके सामंत थे और इनके सामंत कौन थे, पूरा डिटेल से हम देखेंगे। कौन कौन से अभिलेख हैं, कहाँ कहाँ हर्ष कहाँ था, चालुक्य कहाँ था, उसके बाद गुर्जर प्रतिहारों के बाद में गढ़वाल चंदेल क्या होगा, पूरा डिटेल से। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार जो शासन है ना, ये वंश गुर्जर प्रतिहार गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में था। तो यहाँ हर्ष का शासन था इससे पहले, जब गुर्जर प्रतिहार नहीं थे ना, इससे पहले। और यहाँ कौन सा था, यहाँ तो अयुत शासक था जो कन्नौज में था। ये चालुक्य थे, चालुक्य और हर्ष थे ना, ये दोनों की समाप्ति के बाद ये वंश आए, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार है ना, यहाँ कौन सा वंश है, चालुक्य, इसके सामंत थे। किसके सामंत थे, ये देखो, प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों कौन थे, तो प्रतिहार राष्ट्रकूट दोनों सामंत थे। वल्लभी या वातापी, चालुक्य के, ये दोनों सामंत थे। तो पहले हर्ष था, हर्ष का शासन जब बिखर गया ना, हर्ष का शासन पहले देखा था हमने, हर्ष का शासन था, हर्ष का शासन पूरा देख लिया। उसके बाद हर्ष और चालुक्य है ना, पुलकेशिन द्वितीय के बीच में बहुत से युद्ध हुए थे, एहोल अभिलेख में जानकारी भी मिलती है, हमें पता है। और उसके बाद यहाँ जो हर्ष का शासन काल जब बिखर गया, थानेश्वर में था, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में कारकोट, उत्पल, लोहार वंश की स्थापना हो गई। यहाँ हर्ष के अंडर में कौन से शासक थे, पाल वंश वगैरह जो सामंत थे वो टूट के इधर आ गए, है ना, सब बिखर गया। उसके पल्लव भी यहाँ दक्षिण भारत में आ गए। और ये गुर्जर प्रतिहार है ना, ये चालुक्यों के सामंत थे, तो अब इनका शासन हो गया, चालुक्य शासन चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, गुर्जर प्रतिहारों के बाद में, ये देखो आप, इतिहास हमेशा दोहराता है, आप जिसके साथ करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। गुर्जर प्रतिहारों ने चालुक्य और राष्ट्रकूट पल्लव शासक, यहाँ पाल वंश होगा, है ना, बंगाल में पाल वंश था जिसने गोपाल था, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उसके बाद आएगा धर्मपाल और इन सब के युद्ध भी होते रहेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, यहाँ से राष्ट्रकूट होगा, यहाँ से पाल वंश होगा, यहाँ से गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों लड़ेंगे कन्नौज में। कहाँ लड़ेंगे, सम्राटों की क्रीड़ा स्थली किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। तो फिर ये जब हो गया ना, ये सामंत, अब इसके सामंत कौन होंगे, यहाँ से ये साम्राज्य बिखर करके इधर आ गया, हर्ष का शासन समाप्त हो गया। मैंने अब आपको हर्ष पूरा पढ़ाया, तो यहाँ होगा क्या होगा, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हो गए। ये देखो आप, गढ़वाल, चौहान, चंदेल, ये हैं गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। और गुर्जर प्रतिहार किसके थे, चालुक्यों के थे। तो गुर्जर प्रतिहारों का जब अंत होने लगेगा, मैंने कहा था कि अभी समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा, महेंद्रपाल फर्स्ट के समय में, जब अभी थोड़ा सा बनाया, कृष्ण तृतीय के युद्ध में वो हार गया था। तो ये अब उसके बाद गढ़वाल और चौहानों का, चंदेलों का युद्ध होता रहेगा। जिस तरह से गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश का अभी जो संघर्ष चलेगा, राष्ट्रकूट युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहेगा ना, उसके बाद इन सब का चलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको मैप से, राष्ट्रकूट का भी बता दिया। राष्ट्रकूट शासक कौन था, दंतीदुर्ग था, आपको पता है। दंतीदुर्ग ने गुर्जर प्रतिहारों को द्वारपाल भी नियुक्त किया था, उज्जैन का, ये भी याद रखना। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, यज्ञ किया था दंतीदुर्ग ने। अब ये जो प्रतिहारों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, गुर्जर शब्द का या प्रतिहारों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, वो देखेंगे। मैंने ग्वालियर अभिलेख पढ़ाया ना, राजा महेंद्र भोज का ग्वालियर अभिलेख, उसका लेखक बालादित्य था। तो ये साहित्यिक स्रोत में अभी देखोगे आप आगे, अभिलेख के स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अरबी यात्रियों का स्रोत, ये पूरा डिटेल से वहाँ आगे देखेंगे वीडियो में। और मैंने आगे थोड़ा सा पढ़ाया था, वो थोड़ा रिवीजन भी बता लूँ मैंने कि पढ़ाया क्या क्या था, आपको पता हो। नेक्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वंशी किसने कहा था, अग्निवंशी किसने कहा था, ये पूरा डिटेल से आपने पढ़ा होगा, शायद मैंने पढ़ाया भी है। और आपको बताया था कि ये जो ब्राह्मण है, अग्निवंश से आबू के पर्वत पर, अग्निवंश है ना, आबू के पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने जो प्रतिज्ञा की, वहाँ से 4 जो जातियाँ उत्पन्न हुई थी वो कौन कौन सी थी, पूरा वहाँ आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो चंद्रवर्दाई का पृथ्वीराज रासों में इसका वर्णन है। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी 4 जातियाँ, ये बताई थी कि पापा चाचा आ गए, ऐसी ट्रिक बताई थी ना। शक, कुषाण, हूण कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ और डी.आर. भंडारकर इसका वो समर्थन करते हैं कि शक, कुषाण, हूण विदेशी जातियों की संतान थे, राजपूत, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार भी शामिल थे। क्षत्रियों की संतान जी.एस. ओझा और सी.वी. वैद भी कहते हैं, और हेनसोंग भी कहेगा, अभी आगे देखोगे। और आपको मैंने बताया था यूची जाति यानी कुषाण जाति का वंशज किसने बताया था, कनिगम ने बताया था। ब्राह्मण वंशीय दशरथ शर्मा और वी.एस. पाठक, गोपी दशरथ शर्मा
गोपीनाथ शर्मा, ये कह सकते हो वही ब्राह्मण थे, और ये भी ब्राह्मण वंशीय बता रहे हैं, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा। शर्मा समझ के हमको यही करना कि वो ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण वंशीय बताएंगे। और थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इसका उल्लेख एहोल का अभिलेख है ना, वातापी चालू के सामंत थे। कौन थे? गुजर प्रतिहार है ना, एहोल अभिलेख में वर्णन मिलता है। एहोल अभिलेख किसका था? पुलकेशिन द्वितीय था। इसका जो लेखक कौन था? रवि कीर्ति था। तो एहोल अभिलेख है जो वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। कौन? गुजर प्रतिहार। इस अभिलेख में जानकारी मिलती है, जिसमें गुजर जाति का प्रथम बार प्रयोग हमें मिलता है एहोल अभिलेख से, जो पुलकेशिन द्वितीय का था। हैंसोंग ने कुचेलो कहा है गुजर जातियों को। गुजरों को क्या कहा है? कुचेलो कहा है। अपनी पुस्तक सी यू की में कहा है। और कुचेलो का अर्थ क्या है? उन्होंने क्षत्रिय भी कहा है। और क्षत्रिय मैंने अभी भी बताया, वी.ए. स्मिथ है ना, शक, कुषाण, हूण, वो भी बताता है कि विदेशी जातियों की संतान थी, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी थे। वी.ए. स्मिथ भी है वहाँ। और वी.ए. स्मिथ ने ये भी कहा है कि गुजर प्रतिहार या राजपूत है ना, ये कौन थे? आदिम जातियों की भी वंशज थे। आदिम जाति जो प्राचीन जातियाँ होती थी ना, आदिम जाति, उसके लिए भी। और ये हैंसोंग है ना, ये भीनमाल को पीलो मोलो कहता है। क्यों कहता है कि भीनमाल यहाँ पहली राजधानी बताते हैं कि गुजर प्रतिहारों की पहली थी, लेकिन ये पहली राजधानी नहीं थी। गुजर प्रतिहारों की पहली राजधानी थी मंडोर, जो हरिश्चंद्र ने स्थापना की थी, वहाँ पहली थी मंडोर। आपको पता हो, मैंने भीनमाल जोधपुर की शाखा का जो है ना, मंडोर शाखा का पूरा वर्णन मैंने राजस्थान में गुजर प्रतिहार पूरे पढ़ा लिए थे, थोड़े से बता दिए थे। और मैंने नागभट्ट प्रथम तक थोड़ा समझाया हुआ है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी थी, कल ही दिया है। और थर्ड पार्ट में आज मैं थोड़ी सी और आपका बेस क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट में मैं आपको राजाओं से स्टार्ट करूंगी। तो ये क्या था कि पहली राजधानी कौन सी थी? मंडोर। मंडोर हरिश्चंद्र की थी, लेकिन जब ये नागभट्ट प्रथम हुआ ना, नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को जीत लिया, जो नागौर में, उसको जीत के राजधानी बना लिया। तो दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? मेड़ता। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को भी जीता और भीनमाल को भी जीता, और भीनमाल में आके अपना शासन स्थापित कर दिया। नागभट्ट प्रथम भीनमाल में आ गया, और तीसरी राजधानी भीनमाल बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। और चौथी राजधानी बनेगी कन्नौज, जो कौन बनाएगा? वत्सराज इसको जीतेगा, लेकिन स्थायी राजधानी नागभट्ट सेकंड इसको बनाएगा। कौन बनाएगा कन्नौज को? ये जो बनाएगा नागभट्ट द्वितीय बनाएगा। और कन्नौज, उज्जैन, यहाँ सब आएंगे, क्योंकि कन्नौज भी त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। और इसकी जानकारी भी प्रतिहार और गुजर प्रतिहार की जानकारी बाणभट्ट के हरिश्चरित्र में भी मिलती है, हर्षचरित में मिलती है। और नैन्सी ने इसकी 26 शाखाएं बताई, किसकी? गुजर प्रतिहारों की। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और ये कुछ डिटेल थी, मैंने आपको बेस आपका क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट में हमारा होगा ये कन्नौज, जहाँ पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुजर प्रतिहार तीनों ही शक्तियाँ यहाँ के आके लड़ेगी। क्यों लड़ेगी? पता है आपको, प्राचीन काल में गिरिव्रज या राजगृह थी, जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र थी। उसके बाद मगध हो गया, जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र हो गया था पहले। उसके बाद पटना हो गया। उसके बाद अब उज्जैन आ गया है ना, कन्नौज। अब कन्नौज के लिए सब जितनी भी राजनीतिक शक्तियां अब कन्नौज के लिए लड़ेगी, क्योंकि ये गंगा यमुना के मैदान में, उपजाऊ मैदान में स्थित है। और यहाँ ये आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट स्थान है। और यहाँ सब कुछ यानी कि आर्थिक समृद्ध क्षेत्र है, इसलिए इन सब पर ये संघर्ष होगा। और आगे जाके हम कन्नौज देखेंगे। फिर धीरे धीरे दिल्ली सत्ता होगी। जब दिल्ली सल्तनत आएगा तो केंद्र कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। फिर दिल्ली के अंदर ये सब युद्ध होते रहेंगे भारत के अंदर। फिर छुटपुट जगह घटना है, वापस दिल्ली के बाद एकीकृत राज्य हो जाएगा। लेकिन जब मुगल आएंगे और एकीकृत हो जाएगा। जब वापस अंग्रेज आएंगे ना, फिर से टुकड़ा में हो जाएगा। कहीं आंग्ल मराठा युद्ध होगा, कहीं आंग्ल मैसूर होगा, है ना, कहीं कर्नाटक युद्ध होगा, और कहीं बंगाल में अलग से नवाब बनेंगे। इस तरह से वापस ये टुकड़ा में हो जाएगा। और 1947 के बाद आज हम आज़ाद हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे पूरी डिटेल से पढ़ते रहेंगे। क्रम वाइज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब हमको गुजर प्रतिहारों का शासक पढ़ना है। वहाँ से हम नागभट्ट प्रथम से पढ़ेंगे, क्योंकि बाऊ पढ़ा दिया, दद्द पढ़ा दिया, घड़ियाल अभिलेख मैंने पढ़ा लिया पहले पार्ट में, आपको हरिश्चंद्र पढ़ा लिया है ना। जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न आए थे वो भी शायद मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो जो साहित्यिक स्रोत है वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा वीडियो सारे डिलीट हो गए थे, तो मैंने वापस से ये सब कहा। आपके पास अगर स्किल है तो आप सब कुछ वापस पा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आप ये सब तो वापस पा सकते हो, लेकिन रिश्तों में ऐसा कभी मत करना कि कभी रिश्ते खो जाए और वापस न पा सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुजर प्रतिहार और राजाओं की जो प्रभास, आदिवरा की उपाधि किसकी थी, और नागभट्ट प्रथम की जो, नागभट्ट सेकंड की जो उपाधि है वो कौन से अभिलेख में, जब अभिलेख के साक्ष्य पढ़ेंगे ना, वहाँ भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो साहित्यिक स्रोत राजशेखर था। राजशेखर किसका था? दरबारी जो गुरु था वो किसका था? राजशेखर था, महेंद्रपाल फर्स्ट का गुरु था।
और इसने कपूर मंजरी लिखी थी प्राकृतिक भाषा में। कपूर मंजरी नाटक था और इसकी पत्नी थी अवंती सुंदरी। उसके कहने पर इस नाटक की उसने रचना की थी। किसने? राजशेखर ने। और बाल रामायण, बाल भारत, विद्याशाल बंचिका, ये सब क्या थे? राजशेखर के नाटक थे। काव्य ग्रंथ कौन कौन से थे? तो काव्य मीमांसा, हरविलास और भुवन कोश, ये इसके काव्य ग्रंथ थे। किसके थे? राजशेखर के। और राजशेखर का ये काव्य मीमांसा है ना, इसका 19वां अध्याय ही भुवन कोश है। 19वां अध्याय को क्या कहा जाता है? भुवन कोश। और इस भुवन कोश की विषय वस्तु क्या है? भूगोल है। याद रखना, इसकी विषय वस्तु भूगोल है। महेंद्रपाल प्रथम को जो कहा जाए निर्भय राज, रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, ये कहा था राजशेखर ने। किसको कहा था? महेंद्रपाल फर्स्ट को कहा था। और महिपाल को क्या कहा था? जब महिपाल पढ़ेंगे वहां बताएंगे, क्योंकि वहां भी राजशेखर था। राजशेखर दोनों के दरबार में था। और जानकारी में क्या साहित्यिक स्रोत में गुजर प्रतिहार की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है? तो कल्हण की राजतरणी और जयानक के पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो गुजर प्रतिहार वंश है ना, ये समाप्त होने के कगार पे आए ना, तब ये चौहान वंश की उत्पत्ति करेंगे और कन्नौज में गढ़वाल वंश आ जाएगा। यहाँ ये जिनका स्थान, यहाँ इनका जो गुजर प्रतिहारों का है ना, वहाँ पे स्थान चौहानों को आ जाएगा और फिर चालुक्य आ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे सब के आगे आगे वंश आते जाएंगे। पूरा डिटेल से मैं बता रही हूँ। अभी थोड़ा सा पहले ये बता दूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये है ग्वालियर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज का है और इसमें शून्य का प्रथम बार प्रमाण मिलता है। किसमें? इस अभिलेख में मिलता है प्रथम बार परिणाम जो मिलता है। प्रमाण किसका मिलता है? सूर्य का। नागभट्ट ने मलेच्छों का नाशक किया था, इसलिए नागभट्ट प्रथम की जो उपाधि थी वो मलेच्छों का नाशक और नारायण, ये दोनों उपाधियां मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। आदिवरा की उपाधि भी ग्वालियर अभिलेख में, मिहिर भोज की आदिवरा की उपाधि थी, उसका वर्णन भी हमें ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। ये जो मिहिर भोज प्रथम है ना, इसकी उपाधि थी प्रभास, उसका वर्णन हमें दौलतपुर अभिलेख में मिलता है। और चांदी और तांबे के सिक्कों पर श्री मदाविदिवराह की उपाधि भी ये भोज की उपाधि थी और इन सिक्कों पर इनकी उपाधियाँ मिलती हैं। यहाँ हम देखेंगे तो सास बहू का अभिलेख महिपाल द्वितीय का है और बकुला अभिलेख नागभट्ट द्वितीय की उपाधियाँ इसके अंदर मिलती है। किसके अंदर? बकुला अभिलेख में। कौन कौन सी उपाधियाँ थी पता है आपको? जब नागभट्ट प्रथम सेकंड पढ़ूंगी तो बता भी दूंगी, लेकिन एक बार और आपका बेस बन रहा है तो बता दूं कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर, ये 3 उपाधियाँ थी जो प्रथम बार नागभट्ट द्वितीय ने धारण की थी गुजर प्रतिहार शासकों में, है ना। तो बकुला अभिलेख में इसकी उपाधियाँ मिलती हैं। दौलतपुर अभिलेख में भोज को ने अपनी उपाधि प्रभास बताया है। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में है। श्री मदाविदिवराह के चांदी और तांबे के सिक्कों पर भी इसकी सिक्कों पर उत्कीर्ण है इसकी उपाधि। किसकी? मिहिर भोज की। अब स्टार्ट करते हैं वापस से। ये हमारा था थर्ड पार्ट है गुजर प्रतिहारों का। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट बनेगा, वो बनेगा नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट सेकंड और वत्सराज आएगा, नागभट्ट सेकंड से पहले आएगा, तो वो डिटेल से वो पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट से शुरू हो जाएगी हमारे शासक। और इससे पहले अभी मैंने आपका बेस बना रही हूँ, मैंने पूरा बेस बता दिया कि इस बेस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पाल शासक को भी साथ में लेकर चलेंगे और राष्ट्रकूट शासक को भी, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।